चलिए एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, चाइना, इंडिया, इनको लेकर के कई चर्चाएं हैं आज के दौर में। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन लाया गया कि रशिया ने यूक्रेन की ज़मीनों को कब्ज़ा किया है। लगभग 20% लैंड ऑफ यूक्रेन कब्ज़ा किया है रशिया ने। तो इसके अगेंस्ट सभी ने बोला कुछ ना कुछ। सबको ये कहा गया कि आप अपनी अपनी बात रखें, और सब ने क्रिटिसाइज़ ही किया तकरीबन मोटा मोटी। और उसके बाद ये प्रपोज़ल रखा गया कि हम इस रेजोल्यूशन को पास करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कितने मुल्क इसके हक़ में, कितने नहीं, कि क्या रशिया को वहाँ से हटना चाहिए कि नहीं। ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ ने यही रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया कि हाँ, हटना चाहिए। मैंने बताया कि हम आंकड़ों के वाया नहीं जाएंगे, हम इसे नॉर्मल रखेंगे कि आपकी मेंटल मैच्योरिटी बने, आप बात को ज़्यादा समझें। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया, वोटिंग फेवर में की रेजोल्यूशन के, कि रशिया को हटना चाहिए। उसने गलत किया, उसने एनक्रोच किया है। वर्ल्ड वार 2 के बाद ये फैसला था, यूनाइटेड नेशंस की जिम्मेदारियां थी, रेजोल्यूशन लिया गया था कि कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरीज़ जबरन नहीं ऑक्यूपाई करेगी। तो ये उसकी उल्लंघना है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन बेलारूस, सूडान, ये तो समर्थन करते ही हैं रशिया का। बड़ी चीज़ ये थी कि अमेरिका यहाँ पर इनकी तरफ खड़ा था, और उसने रशिया के पक्ष में वोट डाला। मतलब अमेरिका ने एब्सटेन नहीं किया। वो मुल्क जिन्होंने ना तो हक में वोट डाला ना खिलाफ डाला, वो बस एब्सटेन हो गए, खड़े रहे। अमेरिका उनमें नहीं था। आई बात समझ में? दूसरी चीज़, भारत और चीन ने एब्सटेन किया। कि भारत का स्टैंड पहले दिन से क्लियर है इस जंग के दौरान कि भारत बातचीत से इस मसले का हल चाहता है। तो भारत की जो विदेश नीति है ना, उसकी एक खासियत है। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट सिस्टम, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कितना अंतर है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कारण प्रेसिडेंट सीधे जनता के द्वारा चुने जा रहे हैं। द प्रेसिडेंट इज़ वेरी पावरफुल, और उनके आने के साथ ही उनके मुल्क की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, पिछली सरकार के द्वारा फॉलो की जा रही फॉरेन पॉलिसी से टोटली ऑपोजिट हो सकती है। और आपने ये जो बाइडेन के समय में जो फॉरेन पॉलिसी नोटिस की अमेरिका की, जो कि बड़ी स्ट्रांगली प्रो यूक्रेन थी एंड अगेंस्ट द रशिया थी, ऐसा जो दिखाया गया। इंट्री केसेस तो बहुत है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो फॉरेन पॉलिसी है, तो वो पूरी तरह से रिवर्स हो गई है। और उन्होंने रशिया के साथ मीटिंग्स करने के लिए सहमति जता दी है। इनके बीच मीटिंग्स होंगी, सऊदी अरेबिया में मिलेंगे ये लोग। उसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाएगा। रशिया के साथ व्यापार करना चाहता है अमेरिका। और सबसे बड़ा उसका रिज़ल्ट यहाँ पर नज़र आया कि यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में लाए गए इस रेजोल्यूशन में ना तो अमेरिका ने कोई क्रिटिसिज्म ऑफ़र किया, और उल्टा रशिया के पक्ष में वोट डाल दिया। तो फॉरेन पॉलिसी पूरी बदल गई। भारत की फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं चलती। भारत की फॉरेन पॉलिसी बाय एंड लार्ज सरकारों के बदलने के बावजूद भी एक लाइन ऑफ पॉलिसी है जो कंटिन्यू होती है। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बेस है नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट को हम फॉलो करते हैं, द नैम, जो कोल्ड वॉर के दौरान हमारी नीति बनी कि हम ना अमेरिकन लेड कैपिटलिस्ट ब्लॉक ना रशियन लेड सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ब्लॉक, हम दोनों ब्लॉक्स को ज्वाइन नहीं करते और हम ब्लॉक पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं करते। ये हमने तब तय किया कि वी विल नॉट सपोर्ट द ब्लॉक पॉलिटिक्स। हम यूनिपोलर वर्ल्ड या बायपोलर वर्ल्ड का समर्थन नहीं करते, हम मल्टीपोलर वर्ल्ड का समर्थन करते हैं।
कि पूरा विश्व सभी मुल्कों के योगदान से बनेगा और सभी मुल्कों को मंच मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, और सबकी अहमियत है वर्ल्ड ऑर्डर डिसाइड करने में। तो भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड का समर्थन करता है कि पावर होल्ड करने का अधिकार सबका है। दुनिया का ऑर्डर डिक्टेट ना तो यूनिपोलर वर्ल्ड से होगा कि या अमेरिका या रशिया, ना तो बायपोलर वर्ल्ड की अमेरिका रशिया मिलके करें। इट वुड बी मल्टीपोलर, कि सभी आएंगे, इंटरनेशनल कैरेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, वो मल्टीपोलर कैरेक्टर की होंगी, उसमें मल्टीपल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे सभी मुल्कों के, वो डेमोक्रेटिकली फंक्शन करेंगी और एमेंसिपेटरी कैरेक्टर होगा उनका। तो मैं इसका समर्थन करता हूँ, ऐसा भारत कहता है। और वही लाइन ऑफ थॉट जो है फॉरेन पॉलिसीज़ में बाय एंड लार्ज भारत का फॉलो हो रहा है, सरकारें चाहे बदलती जा रही हैं। ओके, अब ऐसे में जो बड़ी चीज़ है वो ये कि भारत ने एब्सटेन किया, चाइना ने भी एब्सटेन किया यहाँ पर। ओके, तो भारत की विदेश नीति यहाँ पर कितनी मजबूत है कि इस 3 वर्षों के दौरान फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमले दोबारा शुरू किए। मैं जब दोबारा कहता हूँ तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पहले 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन पर हमले किए थे, या जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई जब हुई थी, तो तब रशिया ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में क्रीमिया जो है उसे ऑक्यूपाई कर लिया था। और उसके बाद फिर 2022 फरवरी में हमले हुए, तो अभी उसकी 3 साल के समय को कमेमोरेट किया जा रहा था यहाँ पर। तो यूनाइटेड नेशन असेंबली में ये रेजोल्यूशन आया फरवरी में, 3 साल हो गए ना, तो वर्ल्ड कम्युनिटी इकट्ठी हुई उसकी खिलाफत करने के लिए। तो ऐसे में भारत की पॉलिसी देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग है कि इन 3 वर्षों के दौरान रशिया और भारत के संबंध तो बड़े नज़दीक रहे। रशिया पर जब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने बड़े पैमाने पर सैंक्शंस लगाई थी, उस दौर में भी भारत रशिया से ऑयल लेता रहा था, और यूरोपियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया भारत पे ये आरोप भी लगाता रहा था कि आप रशिया की यूक्रेन पे जो इन्वेजन है उसे फाइनेंस कर रहे हैं रशियन ऑयल परचेज़ करके। तो तब भारत ने कहा था कि हमारी ऑयल पॉलिसी, एनर्जी पॉलिसी ऐसे काम नहीं करती, हम इसे इकोनॉमी से जोड़ कर देखते हैं, और हमें जहाँ बेटर मार्केट्स मिल रही हैं हम उन्हें यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी क्लियर है और हम किसी की कोई वॉर को फ्यूल नहीं कर रहे हैं। हम शांति से वार्ता के पक्ष में हैं, बातचीत से, डिप्लोमेटिक चैनल्स के बारे में मैटर रिजॉल्व होने चाहिए, और हम इसका समर्थन करते हैं। तो भारत का वो स्टैंड यहाँ क्लियर है। इतने घनिष्ठ संबंध रशिया से होने के बाद भी भारत ने रशिया के पक्ष में वोट नहीं किया। भारत ने एब्सटेन किया कि हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में बैठ के बात हो, डिप्लोमेटिकली इसका हल किया जाए। लेकिन उसके बिल्कुल बाद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई, और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं। टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 15 सदस्यीय कमेटी होती है, काउंसिल होती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर कौन हैं? एक तो अमेरिका है, दूसरा ब्रिटेन है, तीसरा फ्रांस है, चौथा रशिया है, 5वां चाइना है। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के। इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बिना कोई क्रिटिसिज्म ऑफर किए एकदम चुपचाप से अमेरिका ने रेजोल्यूशन पुटअप किया कि रशिया को रिट्रीट कर लेना चाहिए यूक्रेन से, उसे यूक्रेन के इलाकों से पीछे हट जाना चाहिए। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। तो मतलब ब्रिटेन और फ्रांस ने जहां एक तरफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में क्रिटिसिज्म ऑफर करने के बाद रशिया के अगेंस्ट वोट किया, वहीं सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने बिना कोई क्रिटिसिज्म के साइलेंटली अमेरिका के द्वारा प्रेजेंट किए गए इस रेजोल्यूशन में भी भागीदारी कर दी। इससे उनका स्टैंड भी डायकोटॉमिकल लगता है, संदेह में। और रशिया ने, अमेरिका ने बड़ी चतुराई से UNGA में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वो नहीं किया, उसका उलट कर दिया, रशिया के फेवर में गया कि मैं क्रिटिसिज्म ऑफर नहीं करूँगा। मैं उसे पूरी तरह से गलत नहीं मान रहा। गलतियाँ हो सकता है कि हमारे ही पिछली सरकारों की भी हों, जैसे जो बाइडन, वो तो उसी ट्रंप का मानना है कि ये तो जो बाइडन की पॉलिसीज़ के
उसके नतीजे हैं। ये तो डेमोक्रेट्स की राजनीति है, ओबामा के समय में भी ऐसा था और इनके समय में भी। हम रिपब्लिकन ऐसा नहीं करते, हम तो अमेरिका को मजबूत बनाना चाहते हैं। तो ये तो जो बाइडन के कारनामे होंगे तो मैं क्यों प्लेनली क्रिटिसाइज़ करूं रशिया को। ये तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो है, ये तो उसकी सनक भी हो सकती है कि उसने अपने मुल्क को जंग में झोंका, नहीं झोंकता, गलत एनालिसिस की है, गलत असेसमेंट की है। युद्ध जब चाहे समाप्त हो सकता है, शांति की ओर बढ़ सकते हैं, और मैं तो शांति का समर्थक हूँ। तो ऐसे में मैं सिर्फ एक ही खिलाफत करके उसी को क्रिटिसाइज़ करूँ, ये तो करेक्ट नहीं है। तो वहाँ वो साइलेंट रहा और उल्टा रशिया के हक में वोट डाल दी। और यहाँ अपने आप को विश्व लीडर, वर्ल्ड लीडर के तौर पे सिद्ध करने के लिए कि मैं वर्ल्ड वार 2 के बाद जो ऑर्डर इस्टेब्लिश हुआ था, मैं ही उस ऑर्डर को प्रिजर्व करने वाली महाशक्ति हूँ, तो मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूँ। इसलिए मैं रशिया के रिट्रीट के लिए रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास कर रहा हूँ। जबकि अगर ध्यान से देखा जाए तो ब्रिटेन या फ्रांस में से कोई भी एक शक्ति इसको वीटो कर सकती थी रेजोल्यूशन को, ये कह के कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तो आपने क्रिटिसिज्म ऑफर नहीं किया। यहाँ बैकडोर से साइलेंटली आप ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हो, तो हम वीटो करते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नियम है कि 5 में से कोई भी कंट्री रेजोल्यूशन ला सकती है, लेकिन 5 में से किसी एक भी कंट्री ने अगर उसे वीटो कर दिया, वो टॉपिक वहीं पे शेड कर दिया जाएगा। किंतु परंतु भी नहीं होगी, ची चैं भी नहीं होगी, कोई ख़त्म कहानी, ख़त्म स्टोरी, एंड। ऐसे ही उठेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। ओके। और भारत के पक्ष में रशिया ने सैकड़ों ही बार, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे न्यूक्लियर टेस्ट का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर कभी चीन ने रेजोल्यूशन लाना चाहा, कभी अमेरिका ने रेजोल्यूशन लाना चाहा, रशिया ने सैकड़ों ही बार वीटो किया है कि नहीं, ये यूएनएससी में नहीं होगा ये। ओके। तो ऐसा होता रहा है। अब सवाल ये बनता है, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है वर्ल्ड लेवल पे, काम क्या हो रहा है, एकदम से ये नज़दीकियाँ, एकदम से कहानियाँ। आइए बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े गुस्सा हो गए एक्चुअली में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से। किस बात पे गुस्सा हो गए? डोनाल्ड ट्रंप की नज़र है यूक्रेन में एग्जिस्ट कर रहे मिनरल्स के डिपॉजिट्स पे। बहुत इम्पोर्टेंस है उन मिनरल्स की। उनमें बहुत से मिनरल्स हैं जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड, टेक्निकल इक्विपमेंट से एसोसिएटेड मिनरल्स हैं। जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं, तो लिथियम डिपॉजिट्स हैं वहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पेस क्राफ्ट से लेकर के, डिफेंस से लेकर के, एवरीवेयर, चाहे आप मेडिकल इम्प्लांट्स की ही बात करें, टाइटेनियम की बड़ी भूमिका है, तो टाइटेनियम के डिपॉजिट्स हैं उनके पास। यूरेनियम, थोरियम, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर फ्यूल्ड सबमरीन्स के लिए या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए ज़रूरी है। यूरेनियम, थोरियम के रिजर्व्स हैं उनके पास। लिथियम की बात करें, यूरेनियम, थोरियम, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, इनकी बात करें, टाइटेनियम की बात करें, ये सब चीज़ें उनके पास रिजर्व्स हैं। इसके अलावा तमाम मटेरियल्स में यूज़ होने वाला ग्रेफाइट आपकी पेंसिलों में भी इस्तेमाल होता है, इसके रिजर्व्स हैं उसके पास। इनको छोड़ें, एक इम्पॉर्टेंट जो रिजर्व्स हैं उसके पास, वो 17 एलिमेंट्स का समूह, ग्रुप, जिसको हम कहते हैं द रेयर अर्थ मिनरल्स, इसका ज़बरदस्त कंसंट्रेशन है वहाँ पर, रिजर्व्स हैं वहाँ पर। इस पर नज़र है, क्योंकि आज की डेट में चाहे आप रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट्स की बात कर ले, विंड मिल से लेकर के सोलर पैनल तक, चाहे आप डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात कर ले, ड्रोन से लेकर के रडार से लेकर के सर्वेलेंस तक, हर चीज़, चाहे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर ले, ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम और चिपसेट्स जो उसमें लगते हैं, गाड़ियों से लेकर के इंजन, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनमें, चाहे आप मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, वट एवर बी द थिंग, आप कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, डिफेंस, एनर्जी, रिन्यूएबल सेक्टर, किसी सेक्टर की बात कर लीजिए, रेयर अर्थ मेटल्स के बिना ये इम्पॉसिबल है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बिना ये इम्पॉसिबल है, नहीं चल सकते। आने वाले दिनों में इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, मशीन लर्निंग, इनकी भूमिका बढ़ने वाली है, और ऐसे में रेयर अर्थ मिनरल्स की और इनसे प्राप्त होने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट्स की भूमिका और बढ़ जाने वाली है। और रेयर अर्थ की एक प्रॉब्लम है कि हम इन्हें रेयर अर्थ क्यों कहते हैं। एक्चुअली में ये अर्थ पे कहीं पर भी बहुत ही मुश्किल से कंसंट्रेटेड या इनफ अमाउंट में मिलते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में या इनफ अमाउंट में मिलते हैं।
या फिर प्योर स्टेट में मिलते हैं, बहुत रेयर होता है ये। क्यों? क्योंकि ये पूरी अर्थ पे ही इवनली स्प्रेड है। जैसे आप एक बोरी चावल लाए और आपने पूरे कमरे में ही फैला दिए, इवनली स्प्रेड कर दिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक बोरी चावल लाइए और आप एक किनारे में उसका ढेर लगा दीजिए, तो वो जो ढेर लगा है वो एक अच्छा खासा रिजर्व है, कंसंट्रेशन है ना उसकी अच्छी खासी। और दूसरा क्या है कि इवनली स्प्रेड है। तो रेयर अर्थ मिनरल इसलिए रेयर नहीं है कि पृथ्वी पर मिलते नहीं, ये तो उल्टा पूरी पृथ्वी पर इवनली स्प्रेड है। इनफ अमाउंट में किसी एक जगह पे मिलना मुश्किल है, कंसंट्रेशन की फॉर्म में नहीं मिलते। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किसी ना किसी और मिनरल्स के साथ, ज़्यादातर यूरेनियम थोरियम के साथ एसोसिएटेड मिलते हैं, प्योर फॉर्म में मिल पाना मुश्किल है। इसलिए इनकी प्रोसेसिंग में, इनको उनसे जुदा करने में बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत खर्चा आता है। जो टेक्नोलॉजी और जो सेटअप खर्चा गिने चुने मुल्कों के पास है, और इन सब चीज़ों में लीडिंग पोजीशन पे है चाइना। दुनिया भर में रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग में 90% प्रोसेसिंग चाइना करता है, 70% प्रोडक्शंस चाइना से आती है। दुनिया भर का 70% कंट्रोल कर रहा है चाइना अकेला। रिजर्व्स के मामले में, प्रोसेसिंग के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में टॉप अगल बगल कोई नहीं है उसके। और पिछले कुछ समय के दौरान उसने अपने मुल्क से अमेरिका की ओर इनकी सप्लाई में कई मिनरल्स और एलिमेंट्स में रोक भी लगाई थी। तभी से अमेरिका इस चीज़ को लेकर के वरी हो गया था कि हमारी रेयर अर्थ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट्स को हमें डाइवर्सिफाई करना होगा, हमें दूसरे मुल्कों से इसे रिकवर करना होगा। क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स एलिमेंट्स पैदा चीन में हो रहे हैं, इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं? इस्तेमाल अमेरिका में होते हैं। क्योंकि उन्हें इस्तेमाल करके गैजेट्स, ऑटोमोबाइल्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर प्रोडक्ट्स बनाने का हब कहाँ है? वो अमेरिका है। और आने वाले वर्षों में अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को इन्हीं चीज़ों के वाया आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसे में वो इसे अपनी सॉवरेनिटी ब्रेच मानता है कि वो अत्याधिक निर्भरता चीन पर रखे, वो इसे घटाना चाहता है। अब अमेरिका ने ये कहा है दुनिया को कि हम अमेरिकन ड्रीम को दोबारा जिएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के अधीन। व्यापारियों का साथ मिला है, एलॉन मस्क की इसमें अहम भूमिका है। तो वो अपने मुल्क के लोगों से ये पूछ रहे हैं और दुनिया भर से ये पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने की अकेली जिम्मेदारी अमेरिका ही क्यों उठाए? क्यों अमेरिका ही के सोल्जर्स, अमेरिका ही के पैसे, अमेरिका के ही डिफेंस इक्विपमेंट्स खर्चा हों यूक्रेन में, या बाकी यूरोपियन मुल्क इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? क्यों सभी आगे नहीं आते रशिया को रोकने के लिए? और कब तक हम अपना पैसा इस तरह से सभी दुनिया भर के मुल्कों में लगाते रहेंगे, जंग, लड़ाइयाँ, युद्धों के लिए? हमें अपने मुल्क में रोज़गार पैदा करना है, इंडस्ट्री को दोबारा से सपोर्ट करना है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ हमें इनकम ग्रोथ बढ़ानी है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड देने हैं। दुनिया भर अमेरिकन ड्रीम को जीती थी, सबके लिए सपना था अमेरिका आना और वहाँ आके जीवन बदलना। उस अमेरिकन ड्रीम को जीना पड़ेगा फिर से, हमें ज़िंदा करना है फिर से, और मैं वो करना चाहता हूँ, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इसी के तहत उन्होंने कदम उठाए। पहला कदम ये था कि जो लोग भी इलीगली आए हैं उन्हें वापस उनके मुल्क भेजा जाए। दूसरा कदम ये था कि भाई जो मुल्क हैं, जिन मुल्कों से अमेरिका में सामान आ रहा है, अगर वो अमेरिका के साथ मिलजुल करके नहीं चल रहे या लेवल प्लेइंग ग्राउंड ऑफ़र नहीं कर रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स को अपने मुल्कों में, तो उन पर टैरिफ लगाया जाए। मैक्सिको, कनाडा, चाइना, इन पर टैरिफ लगाया गया। दुनिया भर को ये चेतावनी देनी कि अमेरिकन डॉलर को रिज़र्व करेंसी से हटाने के बारे में या एक्सचेंज करेंसी से हटाने के बारे में सोचिएगा तक भी मत, वरना नुकसान सहने पड़ जाएंगे। तो मतलब वो ये अब ये कह रहा है कि सब अपना अपना सोचते हैं तो मैं भी सोचूंगा, मुझे पहला अपना सोचना है, फिर से उसी महानता को प्राप्त करना है आर्थिक तौर पर, सेना के तौर पर, डिफेंस के रूप में। और आने वाले समय में अगर ट्रांजिशन आ रहा है इकोनॉमी में, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, प्रोडक्शन टेक्निक्स में, तो मुझे उसमें अगर लीड करना है तो मुझे फोकस करना पड़ेगा अपनी कंट्री की इन्वेस्टमेंट्स पे, मुझे फोकस करना पड़ेगा स्किल्ड लोगों की एम्प्लॉयमेंट पे। इसलिए वो दुनिया भर से लोगों को, स्किल्ड लोगों को बुला रहे हैं कि प्रोफेशनल्स की एंट्री अलाउड आइए, अमेरिका में आके सपना देखें, अमेरिकन ड्रीम आप चाहिए मुझे। लेकिन जो लोग यहाँ पर आकर के एंट्री लेवल जॉब्स को खा जा रहे हैं वो नहीं चाहिए। वी नीड प्रोफेशनल्स कम, वी नीड इन्वेस्टर्स। वेल्दी लोग अमेरिका की लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं,
देयर इज़ अ गोल्डन वीज़ा हम इशू करने जा रहे हैं, आइए $5 मिलियन इन्वेस्ट करिए, आइए मज़े लीजिए, लगभग 43 करोड़ रुपया दीजिए, आइए नागरिकता ले लीजिए, छोड़िए PR ले लीजिए, मज़े लीजिए, है ना। तो वो कह रहे पैसा लाओ, पैसा लाओ, अब ले जाने का मत सोचो, अब लाने का सोचो, स्किल आओ, प्रोफेशनल्स आओ, पैसा आओ, और यहाँ से फालतू में ले मत जाओ। तो ये कहानी है। तो ऐसे में उसने यूक्रेन से कहा कि इतना कुछ दे दिया है, इतने 3 साल जंग में टिक गए भाई, रशिया के अगेंस्ट लगता था 2 हफ्ते टिक पाते। तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो ग्रेफाइट है, जो सारी चीज़ें हैं, थोड़ा दे दो, थोड़ा एक्सेस प्रोवाइड करो। तो ज़ेलेंस्की ने तब एक बयान दे दिया अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में, और वो ये कह दिया कि हम अपना मुल्क बेच नहीं सकते। तो ट्रंप ने कहा कि अच्छा बेच नहीं सकते, तुम नहीं बेच सकते, हम बिक जाए हैं, तुम्हारी अस्मिता के लिए, तुम्हारी संप्रभुता के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, या यूँ कह लो तुम्हारी सनक के लिए मैं बिक जाऊँ, तुम नहीं बिक सकते। तो कुल मिलाकर के फिर स्टैंड स्ट्रांग हो गया। रशिया के साथ शांति की वार्ता की मुलाकातें शुरू हुई। उसके टेक्निकल कारण क्या है वो मैं अभी बता ही दूंगा आपको। और चीन को ये कहा चिंता मत करो, हम तुमसे भी मिलकर चलना चाहते हैं। इस समय अमेरिका को बड़ी चुनौती विश्व भर में रशिया नहीं चीन से है। चाइना GDP के मामले में, चाइना फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के मामले में, चाइना ग्लोबल मार्केट ऑक्यूपाई करने के मामले में, चाइना फाइनेंशियल एंड मार्केट सिस्टम में एम्बेड होने के मामले में धीरे धीरे अमेरिका से काफ़ी आगे निकलता चला जा रहा है। दुनिया भर में उसका लोन घूम रहा है, दुनिया भर की कई अर्थव्यवस्थाएं उस पर निर्भर हैं। अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना बिल्डअप कर रहा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर हैविली बिल्डअप कर रहा है। और ये वो मुल्क हैं जहाँ से आने वाले भविष्य की मांग आने वाली है, डिमांड पैदा होने वाली है। यहीं पर टेक्नोलॉजीज़ एब्जॉर्ब होने वाली हैं, यहीं पर सभी बैंक्स में जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं, बाकी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ेगी ना आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अगर अमेरिका को वो यहाँ बेचनी है तो उसे यहाँ पे होना होगा। ऐसे में चाइना उसके लिए एक थ्रेट है इस समय में, हर मायने में। अभी मौजूदा समय में दोनों कंपेयर करेंगे, अमेरिका स्ट्रॉन्ग दिखेगा, लेकिन जिस ट्रेजेक्ट्री से चाइना बढ़ रहा है, जो पेनिट्रेशन है उसकी, तो वो भविष्य में खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए अमेरिका को उसके अल्टरनेटिव्स भी ढूंढने हैं, अमेरिका को उसे बीट भी करना है, और अमेरिका को दोबारा अपने आप को उसी रूप में विश्व के सामने स्थापित करना है, उसी मजबूती के साथ। इसी के तहत ये सारे बदलाव हो रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको देखनी चाहिए, कुछ आंकड़े हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। ये ऑथेंटिक आंकड़े हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज के वाया ही कलेक्ट किए गए हैं। जब हम रेयर अर्थ मिनरल की बात कर रहे हैं, जब हम इन इलाकों की बात कर रहे हैं जिन इलाकों में ये मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको यूक्रेन के इस मैप को ज़रा ध्यान से देखना होगा। देखिए जो यूक्रेन है ना पूरा, इस यूक्रेन का जो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एरिया है, जिसमें ये ऑरेंज कलर की लाइन है, दिस ऑरेंज कलर लाइन, उसमें से जो क्रीमिया है ये तो पहले ही रशिया ने ले लिया है। उसके बाद ये जो एरिया है ना, एग्जैक्टली जो यूक्रेन है, उसके मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ओके और ओवरऑल टोटल यूक्रेन की 20% टेरिटरी इस समय रशिया के कंट्रोल में है। तो मतलब ये जो रीजन है, डोनेट्स्क का इलाका है, लुहांस्क का इलाका है, यहाँ पर रशिया का कंट्रोल है। ये डॉटेड लाइन का मीनिंग ही वही है। ओके इन रीजन्स को कंट्रोल रशिया कर रहा है। तो अगर आप किसी भी मायने में अमेरिका की अगर यूक्रेन के साथ डील हो भी जाती है, जैसे कल ज़ेलेंस्की अमेरिका गए थे, वो बात बहसबाजी में बदल गई वहाँ पर, आपको देखनी चाहिए वो वीडियो। अगर नहीं बदलती तो $500 बिलियन की एक डील होती। वो डील के तहत यही होता कि अमेरिका एक्सेस करेगा यूक्रेनियन मिनरल रिसोर्सेज, $500 बिलियन दिए जाएंगे एक तरह से यूक्रेन को, जिन पैसों से यूक्रेन अमेरिकन डिफेंस परचेज़ करेगा। अमेरिकन कंपनी आके यूक्रेन में रिकन्स्ट्रक्शन करेंगी, सिटीज़ को दोबारा बनाएंगी, रेनोवेशंस करेंगी। मतलब 5 उंगलियां घी में अमेरिका की, कि अमेरिका ही यूक्रेन में दोबारा से बिल्डिंग्स फिर से बनाएगा, टेक्नोलॉजीज़ सेटअप करेगा, और उन सब के लिए असल में अमेरिका वहाँ पर आए, वो ऑर्डर्स ले, वो टेंडर्स ले, वो सारी चीज़ें करे,
उन सब के लिए जो पैसा है वो $500 बिलियन जो देगा एक तरह से यूक्रेन को उसके मिनरल के लिए, वो $500 बिलियन इस तरह से फिर ले भी लेगा कि हमसे डिफेंस परचेजेस कर लो, हमारी कंपनीज़ को एंट्री प्रोवाइड करो, वहाँ पर निर्माण करने दो। कुछ इस तरह से एक डील थी जो ज़ेलेंस्की का मानना था शुरू से ही कि हम कमज़ोर पोजीशन पे हैं, ये डील हमारे स्ट्रेंथ हमें एम्पावर करने के लिए नहीं है, एक तरह से जबरन थोपे जाने वाली डील है, पर मजबूरी में आकर ही सही, लेकिन उन्हें इस डील के लिए एक लेवल पे राज़ी होना था जिसके तहत वो कल अमेरिका आए भी थे। लेकिन बातें अंजाम तक नहीं पहुंची, कंक्लूजन तक नहीं पहुंची, चीज़ें वहीं की वहीं अटकी हुई हैं अभी भी फ़िलहाल। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसके बाद एक ट्वीट किया और ये कहा कि बातचीत जैसी भी रही एक अलग मैटर है, जब भी यूक्रेन शांति चाहे अमेरिका के द्वार खुले हैं, आ जाइएगा। ओके, ये कहानी है। यूक्रेन को अमेरिका से गारंटी ऑफ सिक्योरिटी चाहिए थी और अमेरिका इस समय गारंटी ऑफ सिक्योरिटी देने के इरादे में नहीं है। उसका कहना है गारंटी ऑफ सिक्योरिटी आप तब मांगिए जब जंग हो। मैं आपसे पीस एग्रीमेंट मांग रहा हूँ ना, आप मुझसे गारंटी ऑफ सिक्योरिटी कैसे साइन करा लेंगे जब मैं आपको कह रहा हूँ जंग ही नहीं होगी। रशिया मैंने तैयार खड़ा किया हुआ है, वो तैयार खड़ा है, आप क्यों नहीं मान रहे? मान जाओ, ख़त्म हो जाएगी स्टोरी। यूक्रेन कह रहा है मैं कैसे मान जाऊँ, इतनी तबाही कर दी रशिया ने, मेरा 20% एरिया उसके कंट्रोल में है, मेरे 40% मिनरल वेल्थ उसके कंट्रोल में है, सब कुछ डिवास्टेट हो चुका है, हाउ कैन आई अग्री टू दैट? मुझे बताया जाए कि रीबिल्डिंग प्लान क्या है, कंपनसेशन क्या दिए जाएंगे, हमें कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो कुल मिलाकर के रशिया ने एक समय में एक स्टेटमेंट जारी की थी कि अगर अमेरिका यूक्रेन के इन एरियाज़ में आकर के, अभी थोड़े दिन पहले, अगर इन एरियाज़ में आकर के मिनरल्स को एक्सेस करना चाहता है, हम हर तरह से प्रयास करके समर्थन करेंगे अमेरिका का कि वो इन मिनरल्स को एक्सेस कर ले। तो मतलब अमेरिका की जो रशिया से डील चल रही है वो यही फ़िलहाल चल रही है कि हम यूक्रेन के उन रीजन्स को एक्सेस करना चाहते हैं जिन रीजन्स को आप यूक्रेनियन सरकार को तो एक्सेस करने नहीं दे रहे, पर हमें एक्सेस करने दीजिएगा। रशिया ने बोला मैं करने दूंगा, मुझे गारंटी कीजिए आप कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन नहीं करेगा। तो अमेरिका ने यूक्रेन को स्पष्ट बोला कि आप नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बनी थी और इसके तहत ये तय हुआ था कि जो भी मुल्क इस ट्रीटी के मेंबर हैं उसमें से किसी भी एक मुल्क पे हमला पूरे के पूरे उन मुल्कों पे हमला माना जाएगा जो ट्रीटी के मेंबर हैं, और सभी की संयुक्त सेना उस मुल्क को जवाब देगी जिसने हमला किया, जिससे जंग हुई। तो नेटो सेना कहते हैं इसको, नेटो फोर्स। लड़ाई 2022 फरवरी में शुरू इस बात पर हुई थी कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था। उस समय में ये प्रयास किए जा रहे थे कि नाटो ज्वाइन कराया जाए, जो बाइडन इसको कैंपेन को लीड कर रहे थे। और तभी रशिया ने ये बोला कि क्योंकि रशिया का ये कहना था कि एक तरह से ये एनक्रोचमेंट की नीति है अमेरिका की, जब ये तय हुआ ही है कि एनक्रोचमेंट नहीं किए जाएंगे तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एनक्रोचमेंट कि आप नाटो का दायरा मेरे बॉर्डर्स तक बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो के अधीन आता है तो दिस होल वन इज़ द रशिया। तो आप देख सकते हैं कि रशियन बॉर्डर एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट द ब्लैक सी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांजिशन ऑफ रशियन गुड्स एंड सर्विसेज टू द होल ऑफ द वर्ल्ड, आप उस ब्लैक सी को कंट्रोल करेगा नाटो, रशिया के इस रीजन को कंट्रोल कर लेगा नाटो अगर यूक्रेन उसका सदस्य बनता है। यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने, ये वायदा लेने के लिए रशिया ने यूक्रेन में घुसपैठ की थी और यूक्रेन ने बोला था कि ये मेरा सॉवरेनिटी का मैटर है, ये मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे ज्वाइन करना है कि नहीं करना, रशिया मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो यूक्रेन के लिए ये मैटर ऑफ सॉवरेनिटी था और रशिया के लिए मैटर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी था, उसका भी मैटर ऑफ सॉवरेनिटी ही था। तो ऐसे में रशिया ने डोनाल्ड ट्रम्प से ये वायदा लिया कि आप ये कहिए कि भाई वो नाटो ज्वाइन नहीं करेगा। तो अमेरिका ने क्लियर कर दिया थोड़े दिन पहले कि भूल जाएं ज़ेलेंस्की कि वो नाटो ज्वाइन करेंगे, नाटो ज्वाइन नहीं होंगे आप। और तीसरी बात, आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए अपने देश के लोगों से कि आपने इतनी लंबी जंग चलाई है जो कभी भी ख़त्म की जा सकती थी और आप मुल्क को तीसरे वर्ल्ड वॉर में ढकेल रहे हैं। तो रशिया इन एरियाज़ में एक्सेस करने देगा अमेरिका को, अमेरिका यूक्रेन को नाटो नहीं ज्वाइन करने देगा। और क्या करेगा? 2022 में जब रशिया ने इन्वेजन किया था यूक्रेन का, तभी से लेकर के अब तक कई प्रकार की सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लागू हैं रशिया पे। आप इन्हें मेनली इकोनॉमिक सैंक्शंस के रूप में देखें।
ये एक तरीका है किसी मुल्क को अपनी इच्छा अनुरूप चलाने का, या जो आप चाहते हैं वो ये माने। कैसे मानेगा? आप उस पर इतने ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे कि उसकी कंट्री की इकोनॉमी बदहाल हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, जीडीपी सब डिरेल होने लगेगा। तो उस मुल्क के लोग अपनी सरकारों पर दबाव बनाएंगे कि आप वो मत करिए जिसकी वजह से हम पे सैंक्शंस लग रहे हैं। कई प्रकार के सैंक्शंस होते हैं, ये उस मुल्क पर, पूरे के कंट्री पर, उस मुल्क के लोगों, इंडिविजुअल्स पर और उनकी कंपनी पर लगाया जा सकता है। जैसे आप कई इंडिविजुअल्स को सैंक्शन कर सकते हैं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने किया। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शंस नहीं है ये, यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस है, अमेरिका की यूनिलेटरल सैंक्शंस हैं ये। तो ऐसे में ये सैंक्शंस का एक तरीका ये रहता है कि आप रशियन इंडिविजुअल्स जो बिजनेसमैन हैं जो, उन पे सैंक्शन लगा दीजिए। तो वो यूरोपियन यूनियन के तहत आने वाले जो मुल्क हैं वहाँ पे, अमेरिका पे में व्यापार नहीं कर सकते। आपने उन पर सैंक्शन, आप रशियन बैंक्स पे, रशियन इंश्योरेंस कंपनीज़ पे सैंक्शंस लगा दीजिए। तो वो बैंक्स यूरोपियन यूनियन के तहत जो मुल्क आते हैं यूरोप के और अमेरिका में, वित्तीय लेन देन या व्यापार नहीं कर सकते। आप रशिया के जो एसेट्स हैं यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में, उन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। उनकी संपत्तियाँ, उनका पैसा, उनके रिजर्व्स, आप उन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। तो वो अपने उन एसेट्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, वो कमज़ोर हो जाएंगे। आप रशिया की फ़्लाइट्स को लैंड करने से रोक देंगे, पानी वाले जहाज़ों को यूरोपियन एयरपोर्ट्स, अमेरिकन एयरपोर्ट्स, वाटर पोर्ट्स पे आने से रोक देंगे। आप ये रशियन एनर्जी, चाहे वो नेचुरल गैस है, चाहे वो फ्यूल है, इसे कंज्यूम करने से बैन कर देंगे। तो यूरोपियन यूनियन इसे कंज्यूम नहीं करेगी, अमेरिका इसे कंज्यूम नहीं करेगा। इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि रशिया से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैनर में दुनिया भर में जाती हैं। एक डिफेंस इक्विपमेंट्स और दूसरी एनर्जी एंड डिफेंस, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रशिया के लिए। वहीं रशिया और यूक्रेन दोनों को इकट्ठे जोड़ लें तो फूड क्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक्सपोर्ट आइटम के रूप में। तो आप इस तरह का बैन लगा सकते हैं। तो तमाम चीज़ें आप उनके टेलीविज़न मीडिया को, उनके कम्युनिकेशन मीडिया को अपने मुल्कों में बंद कर सकते हैं। आप उनके आर्टिस्ट, उनकी परफॉर्मेंसेस पर अपने मुल्कों में रोक लगा सकते हैं। तो हर तरह से आपने उनके बैंक्स, उनकी इंश्योरेंस कंपनीज़, उनके फ्यूल को, उनकी एनर्जी को, उनके हवाई जहाज़, पानी के जहाज़, उनकी रेलगाड़ियाँ, उनकी बसें, यातायात के साधन को, उनके आर्टिस्ट, उनके बिजनेसमैन, उनकी कंपनीज़, उनके बैंक्स, इन सब चीज़ों पर आपने रोक लगा दी। आप उन्हें वर्ल्ड लेवल पर ट्रांजैक्शंस करने के लिए जो पाथवेज़ होते हैं, जैसे स्विफ्ट सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसफ़र्स, स्विफ्ट कोड होता है ना, आपको पैसा बाहर भेजना, स्विफ्ट कोड यूज़ होता है। आप स्विफ्ट कोड यूज़ करने पर रोक लगा सकते हैं और आप ये रोक लगा देंगे कि रशिया के साथ किसी भी व्यापार में अमेरिकन डॉलर इस्तेमाल नहीं होगा। हम बैन लगाते हैं तो फिर आप नहीं कर सकते, फिर आपको व्यापार रूबल में करना पड़ेगा या किसी और चीज़ में, इस तरह से। और दूसरी तरफ आप उन मुल्कों को एक तरह से दुश्मन ही लेने लग जाते हैं जो आपकी लगाई इन सैंक्शंस को ना ध्यान में रखें। आप उन पर दबाव बनाते हैं। तो अब आपके मुल्क ने तो सीधे सीधे सैंक्शंस लगाई हैं, आपकी मुल्क की कंपनियां फिर देखती हैं कि नुकसान है इस मुल्क के साथ व्यापार करना, वो भी व्यापार रोक देते हैं। तो बहुत ही डीप इम्पैक्ट आता है सैंक्शंस का, प्रतिबंधों का। और रशिया पे ये डीप इम्पैक्ट आ भी रहा था लंबे समय से। वो बात अलग है कि उसने अपना बिज़नेस डाइवर्स किया, उसने ईरान का रुख किया, उसने भारत का रुख किया, म्यांमार का रुख किया, चीन का रुख किया, अफ्रीकन कंट्रीज़ का रुख किया। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है, आप यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, इन्हें इग्नोर करके नहीं चल पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो रशिया भी चाहता था कि किसी भी समय मुझसे ये जो सैंक्शंस लगी हैं मुझ पर, ये लिफ्ट हो जाएं। और डेफिनेटली अमेरिका ने उसे कमिटमेंट दिए होंगे कि हम इन सैंक्शंस को लिफ्ट करेंगे। यूरोपियन यूनियन भी इन सैंक्शंस को लिफ्ट करेगा। फिर यूरोपियन यूनियन में कई कंट्रीज़ थी जो ये चाह रही थी कि अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, हमें रशियन फ्यूल चाहिए, रशियन एनर्जी की ज़रूरत है, हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत है, उनके बैंक्स, उनकी इंश्योरेंस कंपनीज़ की भी हमें ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और हमारे प्रोडक्ट्स भी वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। तो ओवरऑल ट्रेड इम्पैक्ट हो रखा है ज़बरदस्त तरीके से। कितने लंबे समय तक वो बियर कर सकते हैं इस चीज़ को, तो उन्हें भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो ये करें। तो दो चीज़ें जो रशिया की रिक्वायरमेंट है मेनली, द फर्स्ट वन इज़ द लिफ्टिंग ऑफ द इकोनॉमिक सैंक्शंस, सेकेंड वन इज़ द अश्योरेंस ऑफ कि नाटो ज्वाइन नहीं करेगा यूक्रेन। और अमेरिका की ज़रूरत है कि सीमलेस सप्लाई ऑफ एनर्जी हो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ और मुझे, सीमलेस ट्रेड हो हमारे आपस के बीच में। और इस रीजन में, यूरोपियन रीजन में, मिडल ईस्ट के रीजन में कोई टर्बुलेंसेस नहीं चाहिए, अभी कोई लड़ाई नहीं चाहिए। हम जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने सोल्जर्स, अपने इक्विपमेंट्स, अपने फंड्स, अपनी एनर्जी
वेस्ट करने के लिए इस समय तैयार नहीं है। हमें अपनी इंडस्ट्री पे फोकस करना है, हमें अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है। तो हम ग्लोबली फ़िलहाल पीस चाहते हैं, वी वांट ग्लोबल पीस। हम मेडिटेरेनियन सी को, ब्लैक सी रीजन को शांत रखना चाहते हैं, हम पर्शियन गल्फ़ एरिया को शांत रखना चाहते हैं। तो हम एस्केलेट होते नहीं देखना चाहते कि चाहे वो इज़राइल पैलेस्तीन है। तो आप देख सकते हैं ट्रंप ने इज़राइल को तुरंत कह दिया था कि आप बातचीत से मामला हल करिए, समझौता करिए। तो वो पर्शियन गल्फ़ एरिया को, रेड सी एरिया को, साउथ वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट जो इस समय बॉइलिंग पे है उसे ख़त्म करना चाहता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी अंदरूनी अर्थव्यवस्था पर कर सके। ओके, तो ये समीकरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदल रहे हैं। कारण है, पर्पज़ है चीन को अलग थलग किया जाए थोड़े समय के लिए, अमेरिका को प्रमुखता से आगे रखा जाए। रशिया चाहता है कि मैं अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकूं, उसके लिए जो रोकथाम लगी है वो ख़त्म हो, ताकि मैं भी स्टेबल हो जाऊं। और मेन कहानी ये है कि अल्टरनेटिव्स क्रिएट किए जाएं चाइना के, जिसके तहत अमेरिका और भारत के भी संबंध इस पिछले कुछ दिनों के दौरान थोड़े स्टेबल हुए हैं, क्योंकि भारत ज़्यादा बेहतर पार्टनर है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिका, चीन टू द अमेरिका, क्योंकि भारत रिलायबल है और इस इंडियन ओशन रीजन में इंडिया की एक इम्पॉर्टेंस है बहुत ज़बरदस्त। तो उसी तरह से आप देखें कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में इन दिनों के दौरान सुधार हुआ है। इस समय अमेरिका और इंडिया का ट्रेड 129 बिलियन डॉलर्स का है, बायलेटरल ट्रेड, जिसे 2030 तक उन्होंने वायदा किया है कि बढ़ा करके हम 500 बिलियन डॉलर्स तक लेकर के जाएंगे। इन दिनों रशिया और इंडिया का ट्रेड लगभग 65 बिलियन डॉलर्स का है, जिसे रशिया और इंडिया ने वायदा किया है कि 2030 तक बढ़ा करके हम लगभग 130 बिलियन डॉलर्स तक लेकर के जाएंगे। कुल मिलाकर के इंडिया और रशिया के संबंध अच्छे चल रहे हैं। नुकसान ये भुगतना पड़ सकता है भारत को कि रशिया जो सस्ता ऑयल भारत को दे रहा था वो शायद आने वाले दिनों में अब मार्केट प्राइस पे दे, क्योंकि उसके ऑयल पर जो सैंक्शंस लगी थी वो तो उठ जाएंगी और वो मार्केट पूरी को एक्सेस कर पाएगा ग्लोबली। तो फिर ये एक चीज़ भारत को देखनी होगी। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ग्लोबली जो सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो चुकी थी वो दोबारा से लॉन्च हो जाएंगी, वापस आ जाएंगी। ग्लोबली जो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रुके हुए थे, फिर से मल्टीपल प्लेयर्स आएंगे और फिर से प्राइसेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो हो सकता है उससे एक स्थिरता है। तो जो अनसर्टेनिटी है ग्लोबली इकोनॉमी में, सप्लाई चेन्स में, लॉजिस्टिक्स में, वो अनसर्टेनिटी शायद इससे कंट्रोल हो जाएं और इसका रिज़ल्ट ये निकले कि स्टेबिलिटी के कारण कीमतें स्थिर हो जाएं, इन्वेस्टमेंट्स फ्लोज दोबारा से स्टेबल हो जाएं और फिर उसका कीमतों में लाभ मिलेगा ही भारत को। तो भारतों को लाभ, और जो संबंध उसके रशिया के साथ चल रहे हैं, आदान प्रदान जिस स्तर पे हो रहा है, वो संबंध उस मायने में आगे बढ़ता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहे वो डिफेंस डील्स के मामले में है, चाहे एनर्जीज़ के मामले में है, चाहे टेक्निकल नो हाउ एक्सचेंज करने के मामले में, चाहे मेडिसिन, क्रॉप्स, फार्मास्यूटिकल्स, वट एवर बी द थिंग, वो चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी। कुल मिलाकर के अगर आप इस समय में वर्ल्ड लेवल पर रेयर मिनरल्स के बारे में स्टेटस पता करना चाहते हैं तो स्टेटस कुछ ऐसा है जो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द ग्लोबल स्टेटस। देखिए, चाइना इज़ एट द टॉप, ओके, 44 मिलियन मेट्रिक टन। इट ऑल्सो कंट्रोल्स अबाउट 70% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल प्रोसेसिंग। फर्स्ट पोजीशन पे है 44 मिलियन मेट्रिक टन के साथ। सेकेंड नंबर पर कौन है? ब्राज़ील, 21 मिलियन मेट्रिक टन। अच्छा, सरप्राइजिंगली थर्ड नंबर पे कौन है? इंडिया, 6.9 मिलियन मेट्रिक टन। फोर्थ ऑस्ट्रेलिया, देन रशिया, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स 1.9 मिलियन मेट्रिक टन, ग्रीनलैंड, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, थाईलैंड। तो तीसरे नंबर पे भारत आता है। लेकिन अब आप एक बात सोचिए, आप ब्राज़ील से शुरू करके लास्ट थाईलैंड तक चले जाइए, सबको जोड़ लीजिए, बराबर नहीं आ पा रहे हैं चीन के। चाइना अकेला 44 मिलियन मैट्रिक टन्स, ओके। दूसरा आंकड़ा यहाँ पर अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब हम चले जाएंगे, ज़रा ध्यान से नोटिस करेंगे यूक्रेन को। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो 34 क्रिटिकल मिनरल्स और द रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, उसमें से 22 यूक्रेन में एग्जिस्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं वो ये हैं, जैसे ग्रेफाइट, लिथियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, बेरिलियम, और इन सब के अलावा द रेयर अर्थ, ओके। ये इमेज आपके साथ शेयर कर दी जाएगी जिसमें इनके इस्तेमाल बताए जाएंगे, जैसे ग्रेफाइट लुब्रिकेंट्स में, मोटर ब्रशेज़ में, फ्रिक्शन मटेरियल्स में और बैटरीज़ में इस्तेमाल होता है। लिथियम बैटरीज़ में, सेरामिक्स में, ग्लास में, वेपन्स में एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में इस्तेमाल होता है। टाइटेनियम एयरक्राफ्ट में, मेडिकल इम्प्लांट्स में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में इस्तेमाल होता है।
जिरकोनियम न्यूक्लियर रिएक्टर में, एरोस्पेस में एंड मेडिकल इम्प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। बेरिलियम एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है। इसके बिल्कुल दूसरी तरफ रेयर अर्थ की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, रिन्यूएबल एनर्जीज टेक्नोलॉजीज़, इनमें इस्तेमाल होता है। लेंथेनम, सीरियम, ये रेयर अर्थ मिनरल्स के रूप में आपको दिखते हैं। थोड़ी सी और जानकारी देते हैं, इसी चीज़ को मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए पूरा यूक्रेन, और उस यूक्रेन में रशिया ने एडवांस किया हुआ है इन क्षेत्रों के दौरान। इन क्षेत्रों में अलग अलग स्टडीज़ बताती हैं कि कितने रिजर्व्स हैं इस समय में। फोर्ब्स बताता है 2023 में यूक्रेन के पास एस्टिमेटेड रिजर्व्स 14.8 ट्रिलियन डॉलर के हैं, और 2022 में वाशिंग पोस्ट बताता है 26 ट्रिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं। कैन यू इमेजिन? ट्रिलियन। हम क्या बनना चाहते हैं? 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी 2024 में बनना चाहते थे, 3.25 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी पहुँचे हैं। विच मटीरियल डज यूक्रेन हैव? रेयर अर्थ मेटल्स, लेंथेनम है, सीरियम है, नियोथियम है, एर्बिलियम, ये त्रियम अलग अलग नाम, ठीक है। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। इसके अलावा उसके की एक्सपोर्टिंग मेटल्स कौन से? लिथियम, बेरिलियम, मैंगनीज, गैलियम, जिरकोनियम, टाइटेनियम। की सप्लायर किन चीज़ों का? ग्रेफाइट, एपेटाइट, फ्लोराइट, निकल, कोल। ओके, ये सारी चीज़ें। एक आंकड़ा और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आंकड़ा क्या बताता है? देखिए, मोस्ट ऑफ दीज मिनरल्स, ये बताता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स से हम बता रहे हैं। मोस्ट ऑफ दीज मिनरल्स स्पैन लुहांस्क, ये सारी मैं वहाँ ईस्ट के रीजन बता रहा हूँ। ये नाम पूछे जाते हैं, जैसे इस बार के यूपीएससी में नाम पूछा गया था ज़ैपोरिज़िया, ऐसे नाम पूछे जाते हैं ना। तो मोस्ट ऑफ दीज मिनरल्स स्पैन लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया, डे नाइप्रो, पेट्रोस्क, कोरोवोहार्ड, पोल्टावा एंड खार्कीव। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ पर ये कंसंट्रेटेड है। रशिया विच कंट्रोल्स अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ यूक्रेन इंक्लूडिंग लार्ज पार्ट ऑफ लुहांस्क, डोनेस्क एंड ज़ैपोरिज़िया is sitting on about 40% of Ukraine's metal resources according to estimates by Ukrainian think tank. क्या बताते हैं? यूक्रेन हैज सेड दैट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर लोकेटेड इन डोनेस्क एंड लुहांस्क रीजन्स। दिस इज, ये नाम पूछे जाते हैं, दिस शेवचेंको फील्ड। क्वेश्चन आएगा शेवचेंको फील्ड किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? दिस शेवचेंको फील्ड of lithium ores, one of Ukraine's biggest lithium deposit, is located in the rural settlements in Donetsk. तो ये क्वेश्चन आ गया मैच द फॉलोइंग में, तो ये लिथियम ओर से जुड़ी हुई फील्ड है। ओके, ये डोनेस्क के ग्रामीण इलाकों में सिचुएटेड है और इन्हें एक्सेस करना चाहता था रशिया। ये किसकी नज़र पे चढ़े हुए हैं इस समय? अमेरिका। तो अमेरिका का इंटरेस्ट है खुद को दोबारा से वापस से उसी पोजीशन पे लाना, अमेरिकन ड्रीम दोबारा से जीना, अपनी अर्थव्यवस्था, अपने रोज़गार को मजबूत बनाना और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ में लीड करना। उसके लिए उसे अपने आप के इनपुट सोर्सेज को डाइवर्स करना है, जिसके लिए यूरोप में यूक्रेन एक ज़बरदस्त ठिकाना है। यूक्रेन एक ज़बरदस्त ठिकाना है, हर वो चीज़ उसके पास उपलब्ध है जो आज की टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल हो रही है, वो मैंने नाम आपको बता दिया। रशिया का वहाँ पर कंट्रोल है, रशिया को ऑन बोर्ड लिए यूक्रेन के साथ ये डील करना पूरी तरह से बोगस है। रशिया ऑन बोर्ड आए, इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि पहले तो जंग समाप्त हो, शांति हो, दूसरा नाटो की सदस्यता न मिले, और तीसरा उस पर लगी सैंक्शंस वहाँ से ख़त्म हों। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका रिज़ल्ट ये निकलना है कि चीन के मुकाबले अमेरिका खुद को ताकतवर बनाना चाहता है। चीन जिन चीज़ों की सप्लाई से अमेरिका को कमज़ोर करना चाहता था, अमेरिका उन्हीं सप्लाईज़ को दूसरे वेंडर्स के वाया इंश्योर करना चाहता है। और इस समय का जो ये सिस्टम बना है, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, ये आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई चेन्स को, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को, ग्लोबल प्रिक्योरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स को, ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस, फूड प्राइसेस, गुड्स प्राइसेस, तीनों को कंट्रोल करने वाला है, जिसमें माना जाता है कि अगर ये हुआ तो इनमें स्थिरता आएगी, इनमें स्टेबिलिटी आएगी, और इसका फ़ायदा भारत को भी होगा। और इस समय में भारत एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन में है। अमेरिका भारत का साथ चाहता है, रशिया ऑलरेडी भारत के साथ है, और भारत यूक्रेन के मामले में वैसे ही न्यूट्रल था। तो भारत को भी इन मुल्कों की सपोर्ट चाहिए हर मामले में, चाहे वो डिफेंस की बात हो, चाहे वो एनर्जी की बात हो, रिन्यूएबल सेक्टर में भारत को इनका बड़ा योगदान चाहिए आने वाले दिनों में, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के मामले में चाहिए, और फंडिंग के मामले में इन्वेस्टमेंट्स के रूप में, क्योंकि भारत एक प्रोडक्शन हब बनना चाहता है, अल्टरनेटिव टू द चाइना। इतना सिनेरियो समझ आया?
उम्मीद है आने वाले दिनों में इससे जुड़ी कोई खबरें सुनोगे तुम्हें तंग नहीं करेंगी। मेंटल मेच्योरिटी बनी, बस बहुत है। थैंक यू सो मच, एंजॉय द लाइफ।